और implication समझते हैं. Let us check out this example. Now this is a very good example. हाँ, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा. Let's analyze the return on equity of companies A and B. दो companies हैं A and B. Both the companies are into the electronics industry and have the same ROE of 45%. दोनों का ROE कितना? 45%. Both belong to the same industry. The ratios of the two companies are as follows. तो ये हमें डुपॉन्ट एनालाइज करके हमें दे दिया गया. हमें ब्रेकअप ऑलरेडी गिवन है. बिकॉज एंड दिस इज वाई दिस क्वेश्चन इज स्पेशल, बिकॉज इस क्वेश्चन में फोकस कैलकुलेशन पर नहीं है. कैलकुलेशन इज वेरी इजी. फोकस है इंटरप्रिटेशन के ऊपर, चीजों को समझे कैसे. दैट इज इंपॉर्टेंट. सो वी आर गिवन विद द ब्रेकअप. प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ए के केस में जो प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज 30%, एज अगेंस्ट कंपनी बी दैट इज ओनली 15%. मतलब कंपनी बी कंपनी ए का आधा प्रॉफिट मार्जिन कमा रही है. अब प्रॉफिट मार्जिन का कम होने का कारण क्या हो सकता है कि कंपनी बी क्या हो सकता है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं. इट इज़ हैविंग अ लॉट हायर एक्सपेंसेस देन कंपनी ए, इसीलिए इनकी प्रॉफिट मार्जिन कम है. यस, बट स्टिल आधा होने के बाद भी कंपनी सेम आरओई मैच कर रही है एज दैट ऑफ कंपनी ए. यस, तो इसका मतलब अदर फैक्टर्स कंपनी बी के फेवरेबल होंगे. लेट अस चेक आउट. द नेक्स्ट वन इज एसेट टर्नओवर रेशियो दैट इज 0.5 इन केस ऑफ कंपनी ए एंड 6 इन केस ऑफ कंपनी बी. देखिए कंपनी बी के केस में कितना ज्यादा है एसेट टर्नओवर रेशियो. इसका मतलब कंपनी बी अपने एसेट्स को बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही है, कंपनी ए उतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रही है. 1 रुपए का अगर एसेट खरीदते हैं तो उसके अगेंस्ट में सिर्फ 0.5 का सेल्स जनरेट कर पा रही है. ऑन दी अदर हैंड कंपनी भी 1 रुपए एसेट में लगाती है, उससे 6 रुपए का सेल्स जनरेट करती है. सो दैट इज वेरी हाई. यस, अब ऐसा कैसे हो रहा है? दोनों सेम इंडस्ट्री में काम करते हैं. हो सकता है कंपनी बी ने एसेट लाइट मॉडल फॉलो किया हो. अब एसेट लाइट मॉडल क्या होता है कि हम अपने एसेट्स बाय नहीं करते हैं ज़्यादा, हम सब चीज़ें रेंट पे ले लेते हैं एंड अपना जो बैलेंस शीट साइड है, जो एसेट साइड है, हम उसको एकदम हल्का रखते हैं. तो मेरे एसेट साइड में कुछ नहीं आ रहा है, मेरे बैलेंस शीट में एसेट्स शो ही नहीं हो रहे हैं, फिक्स एसेट्स नहीं आ रहे हैं. सो बट सेल्स में अकॉर्डिंगली जनरेट कर पा रहा हूँ, तो इसीलिए मेरा जो एसेट टर्नओवर रेशियो दैट इज हाई. दिस कैन बी वन रीजन. ओके, एंड ऑन द अदर हैंड कंपनी ये शायद बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स करती है अपने कैपेक्स में, तो इसीलिए इनका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत हाई है एंड इनका जो सेल्स है अकॉर्डिंगली उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है. सो दैट इज वाई इनकी जो एफिशिएंसी है दैट इज लो. द थर्ड पॉइंट इज फाइनेंशियल लिवरेज दैट इज 3 इन केस ऑफ कंपनी ए एंड 0.5 इन केस ऑफ कंपनी बी. देखिए वैसे तो ज़्यादा लिवरेज होना अच्छा है आरओई के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये आपके आरओई को इंक्रीज कर देता है. तो कंपनी बी के केस में क्या प्रॉब्लम है, ये ज्यादा डेट को यूज नहीं कर रहे, ये इक्विटी पे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं. अगर ये अपने कंपनी में डेट का और इंक्रीज यूसेज ज्यादा लें तो इनका आरओई और ज्यादा बढ़ सकता है. यस, even though both companies have the same ROE, however the operations of the companies are totally different as we analyze from these factors. चलिए अब इसको फॉर्मली पढ़ते हैं. क्या रीजंस है? कंपनी A is able to generate higher sales while maintaining a lower cost of goods, which can be seen from its high profit margin. Yes, कंपनी A का डबल प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी B से, जबकि दोनों सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. तो इसका मतलब इनके खर्चे बहुत कम है. इट इज मेंटेनिंग अ लोअर कॉस्ट ऑफ गुड्स. ग्रेट, तो ये पॉइंट कंपनी ए के फेवर में था. उसके बाद ऑन द अदर हैंड कंपनी बी इज सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स एट अ लोअर मार्जिन. ये कम प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रहे हैं, बट हैविंग वेरी हाई एसेट टर्नओवर रेशियो इंडिकेटिंग दैट द कंपनी इज मेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. या तो इनके एसेट्स बहुत कम है या फिर इनके सेल्स बहुत ज़्यादा है, इनका सेल्स का वॉल्यूम बहुत हाई है. मोर ओवर कंपनी बी सीम्स लेस रिस्की सिंस इट्स फाइनेंशियल लिवरेज इज वेरी लो. इनका फाइनेंशियल लिवरेज सिर्फ 0.5 का है, दैट इज वेरी लो. Thus, this analysis helps
compare similar companies with similar ratios. It will help investors to measure the risk associated with the business model of each company. Yes, तो आफ्टर दिस एनालिसिस आपको अगर कंपनी को गाइड करना पड़े तो आप क्या बोल सकते हैं, कंपनी बी को डेट की तरफ एक्सप्लोर करना चाहिए कि क्या वो डेट को थोड़ा रेस कर सकते हैं, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का यूसेज थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, उससे उनका आरओई इंप्रूव हो जाएगा. तो इनके लिए तो यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है. एंड नंबर 2, क्या वो थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं किसी भी साइड पर. ऑफ कोर्स दैट इज विदाउट हैम्परिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स. सो वो उनको चेकआउट करना चाहिए, बिकॉज वो पॉसिबल होना चाहिए, बिकॉज कंपनी ए जब 13% मार्जिन प्रॉफिट कर पा रही है तो इनके पास भी तो कुछ ऑप्शंस होने चाहिए ना जिससे वो अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सके. सो ये दोनों पॉइंट्स पर इनको फोकस करना चाहिए. एंड कंपनी ए को कहाँ फोकस करना चाहिए, दैट इज ऑन इंक्रीजिंग द एसेट टर्नओवर रेशियो, कि उनके इतने एसेट्स के अगेंस्ट में वो उतना सेल्स जनरेट क्यों नहीं कर पा रहे. या तो सेल्स इंक्रीज करने में वो कहीं पीछे रह रहे हैं, या उनके पास बहुत एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एसेट्स है जो कि ऐसे ही बेकार पड़े हैं, ठीक से यूज नहीं हो रहे. सो उनको वो चेकआउट करना है. एंड नंबर 2, इनका फाइनेंशियल लिवरेज वैसे तो इनको फेवरेबल आउटपुट दे रहा है एज फार एज आरओई इज कंसर्न, बट कहीं वो इतना ज़्यादा डेट भी ना ले रहे हो कि दैट द रेशियो दैट द बिजनेस एज अ होल हैज़ बिकम मोर रिस्की. ओके, so that should also be kept in check. Okay, so hope you understood this. आगे बढ़ते हैं. So in the last example what we have seen was a 3-step DuPont analysis. हमने 3 parts किया था ROE का. अब आते हैं 5-step analysis पर. देखते हैं इसको. The DuPont equation can be further decomposed to have an even deeper insight where the net profit margin is broken down into EBIT मार्जिन, टैक्स बर्डन एंड इंटरेस्ट बर्डन. तो सिर्फ नेट प्रॉफिट मार्जिन को हम और फर्दर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं, एंड दैट इज EBIT मार्जिन, टैक्स बर्डन एंड इंटरेस्ट बर्डन. सो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी का, EBIT मार्जिन, इंटरेस्ट बर्डन, टैक्स बर्डन, एंड उसके बाद ये दोनों लास्ट के दो तो आपके सेम ही है, सेल्स टर्नओवर, एसेट टर्नओवर रेशियो एंड फाइनेंशियल लिवरेज. Okay, so what is EBIT margin? EBIT margin is calculated as EBIT upon में sales. So that is EBIT margin. Simple. Multiplied with interest burden. अब ये interest burden कैसे calculate कर रहे हैं? EBT divided by EBIT. देखिए बहुत ध्यान से देखिए, इसमें interest component नहीं है, इसमें interest component है. इसका मतलब अगर EBIT 10 है और EBT 8 है, तो कैसे चेक कर रहे हैं कि 10 में से अब कितना रुपया बचा इंटरेस्ट पे करने के बाद. ठीक है, तो कितना रुपया बचा, 80% बचा. तो इसमें से इंटरेस्ट का बर्डन कैसे समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट का बर्डन ऐसे समझ में आ रहा है कि आप इंटरेस्ट अप्लाई होने के बाद, इंटरेस्ट चार्ज होने के बाद मेरा प्रॉफिट कितना बच जाता है मेरे पास, या मैं बोल सकता हूं कि इंटरेस्ट मेरे प्रॉफिट को कितना स्क्वीज कर लेता है, टोटल में से कितना स्क्वीज करके कितना छोड़ता है मेरे लिए. सो दैट इज 100 में से इंटरेस्ट सिर्फ 80% ही छोड़ता है मेरे लिए. सो दैट इज द इंपैक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज द बर्डन ऑफ इंटरेस्ट. ओके, सो आई होप दैट इज क्लियर. एंड द नेक्स्ट वन इज टैक्स बर्डन. ये भी सेम चीज है, आपको न्यूमरेटर में लेना है आफ्टर टैक्स अमाउंट, तो इसको मैं EAT लिख सकता हूं फॉर सिंप्लिसिटी, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, एंड आपका डिनोमिनेटर है अर्निंग्स बिफोर टैक्स. सो ये भी आपको इसी तरह का एनालिसिस देगा कि टैक्स के पहले कितना अमाउंट था और टैक्स के बाद आपका प्रॉफिट कितना बचा. जो रेशियो मिलेगा दैट विल गिव यू द बर्डन ऑफ टैक्स. ओके, एंड उसके बाद एसेट टर्नओवर और फाइनेंशियल लिवरेज तो सेम ही है. ओके, सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू. सो more about DuPont analysis interpretation, it gives a broader view of the return on equity of the company. Okay, it highlights the company's strengths and pinpoints the area where there is a scope for improvement. जो हमने कंपनी A and B के एनालिसिस में एग्जांपल में हमने देखा. Say if the shareholders are dissatisfied with lower ROE, the company with the help of DuPont analysis formula can assess whether the lower ROE is due to lower profit margin,
लो एसेट टर्नओवर और पुअर लेवरेज। एंड एक बार ये एनालिसिस उन्होंने कर लिया, वंस द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज फाउंड द वीक एरिया इट मे टेक स्टेप्स टू करेक्ट इट। उसके वो अकॉर्डिंगली डिसीजंस ले सकते हैं कि कैसे वो आरओई को इंक्रीज करें। ओके, the lower ROE may not always be a concern for the company as it may also happen due to normal business operations. तो sometimes ROE कम हो सकता है because of normal business operations. For example, जब ROE नीचे है, the ROE may come down due to accelerated depreciation in the initial years. अगर कोई कंपनी accelerated depreciation method use कर रही है, let's say sum of your digits method या यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, तो या डबल डिक्लाइनिंग मेथड, तो उस केस में ज़्यादा डेप्रिसिएशन इनिशियल ईयर्स में चार्ज किया जा रहा है, तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा इन द इनिशियल ईयर्स, तो हमारा आरओई भी अकॉर्डिंगली कम होगा इन द इनिशियल ईयर्स एज कंपेयर टू आवर कॉम्पिटिटर्स, आवर पीयर्स इन द इंडस्ट्री। यस, बट इस केस में इन्वेस्टर्स को चिंता नहीं होगी बिकॉज उन्हें पता है कि आरओई कम क्यों आ रहा है, डेप्रिसिएशन की वजह से आ रहा है, आगे चल के वो ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट आगे चल के जो डेप्रिसिएशन है वो काफी कम होने वाला है, तो आरओई में जो जंप है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। द एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इन्वेस्टर एज इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट इज एक्चुअली कॉजिंग द आरओई टू बी व्हाट इट इज। जो आरओई है वो वैसा क्यों है, दैट इज गिवन बाय द हेल्प ऑफ डुपॉन्ट एनालिसिस। If there is an increase in the net profit margin without a change in the financial leverage, it shows that the company is able to increase its profitability. अगर ROE में increase आ रहा है because of only the third part, that is if only the financial leverage is increasing, is causing to increase the ROE, then that is a bad sign. उस केस में अगर फाइनेंशियल लिवरेज की वजह से अगर आपका ROE बढ़ रहा है, सिर्फ फाइनेंशियल लिवरेज की वजह से अगर आपका आरओई बढ़ रहा है, तो वो बहुत गुड सिग्नल नहीं है, दैट इज नॉट अ वेरी गुड सिग्नल। आपका आरओई बढ़ना चाहिए बिकॉज ऑफ या तो सेल्स टर्नओवर एंड एसेंशियली बिकॉज ऑफ द नेट प्रॉफिट मार्जिन, बिकॉज दैट विल इंडिकेट कि आप सच में प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं। लिवरेज तो एक टेम्पोररी फिगर है, वो एक टेम्पोररी फिनोमेना है, उसके मदद से आप 1 साल बढ़ा लोगे, 2 साल बढ़ा लोगे, बट आगे चल के आरओई उसे और ग्रोथ नहीं दिखा पाएगा बिकॉज उसके भी एक लिमिटेशंस है, एंड दैट इज अगेन इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ द बिजनेस एज अ होल। सो फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज करके आरओई को इंक्रीज करना इज नॉट द सॉल्यूशन, दैट हैज टू बी डन विद द इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट मार्जिन। ओके, but if the company is able to increase its ROE only due to increase in financial leverage, it's risky since the company is able to increase its assets by taking debt. As I already said, ज़्यादा फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ाना वो सिर्फ आपके बिजनेस को रिस्क को बढ़ा रहा है, वो आपके ROE का ट्रू पैरामीटर नहीं है। Yes, your ROE, your return, the profitability of the company is not increasing in essence. Yes, that is a misleading factor, I can say. Thus, we need to check whether the increase in company's ROE is due to increase in net profit margin or asset turnover, which is a good sign, or only due to leverage, which is an alarming signal. Okay? So, I hope you understood what this whole concept of DuPont analysis is. एंड नाउ व्हेन यू लुक एट दी आरओई, जब भी आप किसी स्टॉक का अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं एंड अब आप उसका आरओई को देखेंगे, तो आप उसके अंदर की उसके पीछे की चीज़ों को समझ पाएंगे कि वो आरओई वैसा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या वो फेवरेबल फैक्टर्स की वजह से आ रहा है या वो लिवरेज की वजह से आ रहा है। सो दैट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो वी आर डन विद डुपॉन्ट एनालिसिस एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेशियो एनालिसिस।